हेलो एवरीवन, एम एस तबरेज़। आप देख रहे हैं टिटवॉक चैनल। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, ये पार्ट नंबर 4 है एक्सेल ट्यूटोरियल का और इसमें जो है हम फ़िल्टर किस तरीके से करते हैं, कंप्लीट फ़िल्टर आउट करने का तरीका एंड सॉर्टिंग किस तरीके से करते हैं और इफ फार्मूला हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। टोटल कंप्लीट जो है ये 30 मिनट का वीडियो है, इसमें हमने कवर किया है। सो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट पूरा वीडियो को देखें, उसके बाद जो है आपको सही-सही समझ में आएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। समझ में आया होगा। अब हमें टेबल में जो आया था फ़िल्टर, वो कैसे अप्लाई करना है वो सीखना है और साथ में सॉर्ट भी सीखना है। फ़िल्टर और सॉर्ट सीखेंगे, उसके बाद ही हम यहाँ पे रिज़ल्ट का कैलकुलेशन करेंगे। फिलहाल ये रिज़ल्ट ऐसे ही रहने दीजिए, ये जो टाइप किया है मैंने। अब फ़िल्टर और सॉर्ट कैसे करेंगे, पहले इसे चलिए मैं कंट्रोल ए करता हूँ, अल्ट एच बी ए करता हूँ। अल्ट एच बी ए क्या किया मैंने, अल्ट एच बी ए दिखाता हूँ। कंट्रोल ए मतलब सिलेक्ट ऑल, अल्ट प्रेस किया, होम टैब के लिए एच प्रेस किया, बी फॉर बॉर्डर्स, यहाँ पे देखिए बी फॉर बॉर्डर्स, ज़रा जूम करके देख लीजिए, बी फॉर बॉर्डर्स और ए फॉर ऑल बॉर्डर्स, राइट। अल्ट एच बी ए, ये शॉर्टकट कीज यूज़ करना सीखिएगा दोस्तों। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, हम फॉर्मेटिंग मैंने नहीं रखा है, मैं फ़िल्टर अप्लाई करना सबसे पहले बताऊंगा आपको। फ़िल्टर कैसे अप्लाई होता है, शॉर्टकट की अल्ट ए टी, फ़िल्टर अप्लाई हो गया, जो कि टेबल हमने इंसर्ट किया था तभी फ़िल्टर आया था, राइट। सो अल्ट ए टी से यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई होता है। अल्ट ए टी दोबारा फ़िल्टर रिमूव करने के लिए, अल्ट ए टी अप्लाई, अल्ट ए टी रिमूव, राइट। सो अल्ट ए टी से होता है, या डेटा में यहाँ पे आपको ऊपर फ़िल्टर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डेटा में फ़िल्टर ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, आपको फ़िल्टर मिल जाता है, रिमूव फ़िल्टर। ओके, होम टैब में भी फ़िल्टर है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए होम टैब में राइट कॉर्नर में आपको सॉर्ट और फ़िल्टर ऑप्शन दिखाई देता है, जिसमें नीचे फ़िल्टर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिस पे क्लिक करके आप यहाँ पे फ़िल्टर ले सकते हैं। तो आप फ़िल्टर सीख रहे हैं, डेटा के अंदर फ़िल्टर कैसे अप्लाई करना है ये तो देखा, लेकिन फ़िल्टर काम कैसे करेगा। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट में आप चाहते हैं कि मुझे ए और बी का रिकॉर्ड दिखे, तो मैंने उस ड्रॉप डाउन पे फ़िल्टर का जो ड्रॉप डाउन एरो आता है नीचे, डाउन एरो, उस पर क्लिक किया और यहाँ पे बी और सी का, मतलब जो भी स्टूडेंट का देखना चाहते हैं, अनचेक किया सबको और बी और सी का रिकॉर्ड चेक कर दिया। अब सबको अनचेक किया, बी और सी को चेक किया, तो बी और सी का रिकॉर्ड आपको दिखाई देगा। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। आपको बस यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करना है, तो सिलेक्ट ऑल, सभी का रिकॉर्ड आएगा। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और जो रिकॉर्ड आपको चाहिए यहाँ से आप रख सकते हैं। चलिए एक काम कर देते हैं, हम यहाँ पे कुछ नाम मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखे और नाम के अकॉर्डिंग मैं फिल्टर करना चाहता हूँ। यहाँ पे है टेक्स्ट फिल्टर्स, नाम के अकॉर्डिंग फिल्टर करने के लिए। टेक्स्ट फिल्टर्स में क्या करना है आपको, देखिए इक्वल टू है, डज नॉट इक्वल टू है, बिगिंस विथ है, एंड्स विथ है, कंटेंट्स विथ है। तो इस फिल्टर को डिटेल में जान लेते हैं। चलिए सबसे पहले मैं इक्वल लेता हूँ, इक्वल लूंगा तो मैं यहाँ पे, तो इक्वल टू में सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम टाइप करूंगा अजय वर्मा। अजय वर्मा जो है वो यहाँ पे फिल्टर होके आएगा, मतलब अजय वर्मा ही रहेगा, बाकी सब गायब। यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा फिल्टर के अंदर, क्लियर फिल्टर फ्रॉम नेम ऑफ स्टूडेंट, तो क्लियर कीजिए फिल्टर को। और आप अगर आगे चाहते हैं, जैसे यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू, तो वो नाम लिखा तो उसको छोड़ के बाकी के सब आ जाएंगे, राइट। बिगिंस विथ लेते, चलिए बिगिंस विथ ए, बिगिंस विथ ए मतलब ए नाम के आ रहे हैं सभी, ए नाम से जिनका शुरुआत हो रहा है वो सभी आ रहे हैं। सो क्लियर फिल्टर। अगर आप, मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ बिगिंस विथ आर, तो आर आ जाएगा जो भी है। एंड्स विथ चाहिए, एंड्स विथ ए, तो यहाँ पे ए नाम से एंड होने वाले देखिए कौन कौन है, 3 लोग हैं, राइट। सो आपको ये फिल्टर कैसे काम कर रहा है डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे बिगिंस विथ, एंड विथ, कंटेंट्स विथ। अब कंटेंट्स विथ में जैसे शर्मा नाम के 2 लोग हैं, तो जितने भी शर्मा नाम के लोग हैं, शर्मा सभी के सभी आ जाएंगे। चलिए हाजिर हो शर्मा, हाजिर हो गए। ओके, सो कैसे किया मैंने समझ में आएगा आपको, मतलब एक्सेल ने सब दिया है रेडीमेड, मैंने बस वहाँ पे टाइप किया और आ गया। डज नॉट कंटेंस, शर्मा सरनेम की नहीं दिखनी चाहिए, तो शर्मा टाइप कीजिए, बाकी सब आ जाएंगे। शर्मा को गायब कर दीजिएगा, शर्मा जी गए, सभी शर्मा जी गए, बस अभी वर्मा जी है, काले जी है, बाकी सब जी है, सब्जी मीन्स सब्जी, सब लोग है जी। ओके, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा कि भाई फिल्टर काम कर रहा है टेक्स्ट के ऊपर। वैसे नंबर के ऊपर करता है क्या, ज़रूर करेगा। नंबर्स के ऊपर आप यहाँ पे अनचेक चेक कर सकते हैं। साथ में नंबर फिल्टर में भी वही चीज़ें जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने देखी थी कि मुझे लेस देन ये वाले नंबर चाहिए, वो वाले चाहिए, ग्रेटर देन वाले चाहिए, टॉप 10 चाहिए, तो मैं लेस देन यहाँ पे लेता हूँ। और यहाँ पे कैसे कि लेस देन मुझे 150 के नीचे वाले लोग चाहिए। चलिए 150 के नीचे वाले ये है, इनके मार्क्स सबसे कम है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। 150 के नीचे वाले कैसे करना है, मैंने अंडू किया, फिल्टर हटाने के लिए अंडू भी कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी अप्लाई किया है। तो सो यहाँ पे लेस देन
इक्वल टू, बिटवीन, ये सारी चीज़ें आपको एक बार ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। आप एक्सेल बिगिनर्स हो तो इसकी प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी चाहिए फिल्टर की। वैसे ही आप यहाँ पे रिजल्ट के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे पास और फेल, तो आपको पास वाले देखने हैं, फेल वाले नहीं, तो पास वाले दिखाओ, फेल वाले देखने, पास वाले नहीं, तो वो आप करो। जो आपको यहाँ पे मर्जी है वो फिल्टर के साथ कर सकते हैं। फिल्टर रिमूव करने के लिए अल्ट ए टी शॉर्टकट की है, हटा दो, अल्ट ए टी दोबारा प्रेस करो, फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। सो इस तरह से हमने फिल्टर को जान लिया। अब फिल्टर के बाद बारी है सॉर्ट की। अब सॉर्ट होता क्या है दोस्तों? सॉर्ट यानी कि डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना। तो अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या ज़रूरत पड़ सकती है? जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है नेम ऑफ स्टूडेंट, ABCD वाइज मुझे लगाना है, तो यहाँ पे डेटा के अंदर ही आपको सॉर्ट मिलता है या होम टैब में भी सॉर्ट मिलता है। A to Z या Z to A लगाना, यानी कि सॉर्टिंग करना असेंडिंग ऑर्डर में A to Z, और Z to A मतलब डिसेंडिंग। तो चलिए मैं A to Z करता हूँ। अजय वर्मा के बाद A नाम के ही लोग आने चाहिए पहले, फिर B नाम के, फिर C नाम के, A to Z। तो जैसे मैं सॉर्ट के लिए क्लिक करूंगा, बस अजय कॉलम को सिलेक्ट किया है मैंने, ये डेटा ही, और सॉर्ट के लिए क्लिक करूंगा तो एक्सेल एक वार्निंग दे रहा है आपको। ये वार्निंग डायलॉग बॉक्स में ये बता रहा है कि आपने जो डेटा सिलेक्ट किया है उसके आगे भी डेटा है, अगर आप उसे सिलेक्ट नहीं करते हो तो वो डेटा सॉर्ट नहीं होगा। मतलब अजय वर्मा के मार्क्स 35, 50 और 100 है। अगर आपने उसे सिलेक्ट नहीं किया तो किसी और को मिल जाएंगे। अगर आपने कंटिन्यू विथ सिलेक्शन किया तो कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन। जी हाँ, अजय वर्मा के मार्क्स सपोज आकाश काले ऊपर आ गया तो आकाश काले को मार्क्स मिल जाएंगे। सिंपल है ना? या जो भी ऊपर आएगा, विनोद वर्मा, ये आगे पीछे होने वाले हैं। तो कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन आप तभी कीजिएगा जब आपको उसी कॉलम को सॉर्ट करना है। लेकिन अब तो नहीं करना है, पूरे डेटा को सॉर्ट होना चाहिए, उसके साथ डेटा भी बदलना चाहिए। तो आप देखिए मैंने एक्सपांड सिलेक्शन रखा है। राहुल बोर के मार्क्स है 208 टोटल है, और विनोद के मार्क्स है 92 टोटल। जरा 2-3 ही मार्क्स याद रखिए। और तो यहाँ पे मैं एक्सपांड सिलेक्शन करूंगा। जैसे मैं एक्सपांड करूंगा तो राहुल बोर के मार्क्स 208 थे, वही रहेंगे। आकाश काले के जो मार्क्स थे वही रहेंगे। सबके अपने अपने मार्क्स वही रहेंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। आप यहाँ पे अंडू कीजिए, पहले जैसे थे वैसे ही मार्क्स आ रहे हैं सबको। और फिर मैंने किया क्या, अंडू कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे दोबारा दिखाता हूँ, मैं Z to A करता हूँ। Z to A एक्सपांड सिलेक्शन सॉर्ट। क्या हो रहा है? विनोद ABCD Z to A नाम के नीचे आ रहे, ऊपर उल्टा आ जाएगा, Z to A आ रहा है। सिंपल है, A to Z करना है, A to Z, लेकिन एक्सपांड सिलेक्शन कीजिए, उसके मार्क्स के साथ वो पूरा का पूरा सॉर्ट हो रहा है, राइट। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, खाली कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। वो कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है आपको, जैसे कि अभी आपको ज़रूरत कभी है, दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने इसे अल्फ़ाबेट ऑर्डर में लगाना था, लगा दिया, लेकिन यहाँ पे देखिए नंबर अल्फ़ाबेट ऑर्डर में नंबर उसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे। तो नंबर को 1 2 3 वाइज लगाना है, लेकिन मुझे जब A to Z में करूँगा तो ये भी पूछेगा कि आगे का डेटा भी करना है क्या, नहीं करना है, अभी बस नंबर को ही करना है, क्योंकि नंबर मुझे ऑर्डर में लगाने हैं। बाकी मुझे अभी जो अल्फ़ाबेट ऑर्डर में है वही रखना है, इसलिए मैं कंटिन्यू करूँगा, सॉर्ट करूँगा तो नंबर सॉर्ट हो चुके हैं, आगे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आगे जो हमारा असेंडिंग ऑर्डर का था वो असेंडिंग ऑर्डर में ही है दोस्तों। तो ये सिंपल चीज़ें या सिंपल बातें आपको समझ में आएगी सॉर्ट से रिलेटेड। सॉर्ट इतना ही नहीं, सॉर्ट में मैंने आपको अल्फ़ाबेट वाइज बताया, आप नंबर वाइज भी देख सकते हैं। मुझे टॉपर यहाँ पे निकालना है, जैसे राहुल भोर ये टॉपर है तो ये ऊपर आना चाहिए 208 नंबर का। मैं क्या करूँगा, टॉपर ऊपर लाने के लिए मैं यहाँ पे Z to A यानी कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर Z to A, तो Z to A लिया मैंने। और यहाँ पे मैं करूँगा एक्सपांड सिलेक्शन सॉर्ट। देखिए ये आप होम टैब से भी कर सकते हैं। होम टैब में यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, जैसे आप नंबर सिलेक्ट करें तो यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्ट करते हो ना तो यहाँ पे एक्सेल ऑटोमेटिक बताएगा कि भाई A to Z और Z to A, राइट। यहाँ से भी कर सकते हैं। अब हमारी बारी है आगे का टॉपिक जानने की, वो है कस्टम सॉर्ट। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कस्टम सॉर्ट दोस्तों। तो चलिए सॉर्ट में असेंडिंग डिसेंडिंग तो हमने सीखा, लेकिन सॉर्ट में यहाँ पे एक और ऑप्शन रहता है, जैसे कि मैंने आपको होम टैब में दिखाया था, वो है सॉर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कस्टम सॉर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टम सॉर्ट ऑप्शन है। अब इसे कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक और शीट 2 में डेटा लिया है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट लिखा है, शॉर्ट में लिखा है डिपार्टमेंट, आप ऐसा पूरा भी लिख सकते हैं। चलिए मैंने लिख दिया। तो अब मुझे करना क्या है कि ये डिपार्टमेंट वाइज सॉर्ट करना है, यानी कि सेल्स और परचेस को अरेंज करना है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सेल्स ऊपर आना चाहिए और परचेस नीचे। डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐसे होगा ना, क्योंकि P पहले आता है अल्फ़ाबेट और S बाद में आता है। और इसके डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सेल्स के अंदर अलग अलग लोकेशन है वो असेंडिंग में चाहिए, यानी कि यहाँ पे सेल्स का अहमदनगर जो है ये पहला आना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, A अल्फ़ाबेट से ये स्टार्ट हो रहा है, या सेल्स का फिर उसके बाद
मुंबई बाद में आना चाहिए और फिर सेल्स का नागपुर आना चाहिए। तो मतलब ये कॉलम चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये कॉलम चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, और ये सेल्स के अंदर असेंडिंग होगा। कैसे मैं आपको दिखाऊंगा, रिजल्ट आप देखेंगे तो समझ में आएगा। सबसे पहले तो मुझे इस डेटा को सिलेक्ट करना होगा। अगर आपने ये कॉलम सिलेक्ट करके ही डेटा में जाकर ये कस्टम सॉर्ट वाला लिया, यही है कस्टम सॉर्ट आपका ये ऑप्शन, तो इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे वो पूछेगा कि आपने डेटा सिलेक्ट नहीं किया है, क्या करना है आपको, डेटा पूरा सिलेक्ट करना है, यस एक्सपांड सिलेक्शन, राइट। तो ऑटोमेटिकली वो डेटा पूरा सिलेक्ट कर रहा है। ऊपर से यहाँ पे देखिए इस डायलॉग बॉक्स में क्या है, माई डेटा हैज़ हेडर ऑलरेडी चेक है, दिखाई दे रहा है ना। ये तो चेक रहना ही चाहिए क्योंकि हमारे डेटा को हेडर ऑलरेडी है, जैसे सीरियल नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट एंड लोकेशन, ये हमारे हेडर है। उसके बाद उसने यहाँ पे कुछ ऐड लेवल, डिलीट लेवल, कॉपी लेवल और ऑप्शंस आपको दिए हैं। फिलहाल तो आपको और एक लेवल ऐड करनी है, लेकिन पहले इस लेवल को हम लोग यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज क्या करेंगे, उसको Z to A करेंगे। देखिए इस डायलॉग बॉक्स में मैंने किया क्या है, मुझे डिपार्टमेंट वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, इसलिए क्योंकि सेल्स ऊपर रहना चाहिए सभी सेल्स के रिकॉर्ड, और उसके बाद उसके नीचे परचेस क्या आनी चाहिए, इसलिए डिपार्टमेंट वाइज Z to A। लेकिन ऐड लेवल कीजिए, ऐड लेवल करने के बाद यहाँ पे आपको और एक लेवल ऐड करने के लिए मिलती है, जो कि देन बाय में आप ऐड कर सकते हैं। करना क्या है इस देन बाय में, आपको लोकेशन A to Z चाहिए। लोकेशन कैसा चाहिए, A to Z, मतलब पहले डिपार्टमेंट सॉर्ट होगा और उसके अंदर हर एक डिपार्टमेंट के लोकेशंस असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे। कैसे, ज़रा रिजल्ट देखते हैं। ओके कीजिए। अब आपको दिख रहा है डिपार्टमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो रहा है, सेल्स पहले आ चुका है और परचेस, लेकिन उस हर एक डिपार्टमेंट के ग्रुप में देखिए यहाँ पे उस डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी लोकेशन आ रहे हैं वो असेंडिंग में है। जैसे अहमदनगर सबसे ऊपर आ रहा है, फिर मुंबई आ रहा है, फिर N है ना, अल्फ़ाबेट वाइज में। यहाँ पे भी देखिए परचेस में अहमदनगर, फिर पुणे और शिरूर, A देन P और यस अल्फ़ाबेट। तो ये इस ग्रुप के अंदर, परचेस ग्रुप के अंदर ये असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। तो देन बाय क्या काम कर रहा है ये आपको यहाँ पे समझ में आएगा। करना क्या है देन बाय के लिए, बस सबको सिलेक्ट करो, सॉर्ट करो और यहाँ पे आपको मिल रहा है। नहीं चाहिए तो यहाँ से लेवल आप डिलीट कर सकते हैं, या फिर इसी का और कॉपी लेवल वगैरह, इसी का कॉपी आ जाएगा दूसरा लेवल, और फिर यहाँ पे कुछ और चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक और चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे ये डेटा है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ लोकेशन वगैरह, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और नीचे रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, मतलब इस तरफ रखता हूँ, और मुझे इसे ऑर्डर में ये करना है, जैसे ये अल्फ़ाबेट ऑर्डर में लगाना है, तो इसमें अल्फ़ाबेट ऑर्डर में डिपार्टमेंट पहले कॉलम में, पहले इधर आ जाएगा पहले कॉलम के अंदर, और फिर सीरियल नंबर वगैरह लास्ट में चला जाएगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल डेटा सॉर्ट करने के लिए करना क्या है, सॉर्ट में दोबारा जाइए, ऑप्शंस में जाइए। ऑप्शंस में देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपको सॉर्ट लेफ्ट टू राइट, और ऊपर केस सेंसिटिव भी है, मतलब अल्फ़ाबेट कैपिटल वाले पहले होंगे, फिर स्मॉल वाले बाद में आएंगे, केस सेंसिटिव रखेंगे तो वो आपके ऊपर है, केस सेंसिटिव रखना है नहीं रखना है। सॉर्ट करते हैं लेफ़्ट टू राइट, और उसके बाद ओके करते हैं। यहाँ पे मैंने कॉलम रो ही नहीं सिलेक्ट किया, रो नंबर 9 में डेटा है या 10 में डेटा है हमारा, रो नंबर 10 में डेटा है, यहाँ पे रो सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें। A to Z 10 में A to Z हो रहा है, डिपार्टमेंट, लोकेशन, नेम ऑफ सिर दिखाई दे रहा है आपको। तो आपको हॉरिजॉन्टल डेटा सॉर्ट करना है तो आपको कस्टम सॉर्ट के अंदर यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, राइट। और कैपिटल स्मॉल, पहले कैपिटल वाले चाहिए सब, तो कैपिटल स्मॉल का भी यहाँ पे केस सिलेक्ट कर सकते हैं। केस सेंसिटिव भी सॉर्ट यहाँ पे होता है दोस्तों। तो आपको सॉर्ट यहाँ पे डेफिनेटली समझ में होगा, सॉर्ट कैसे करना है, सॉर्ट में असेंडिंग, डिसेंडिंग और कस्टम सॉर्ट होता क्या है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। अब हम आते हैं शीट 1 में, जहाँ पे हमारा कुछ चीज़ें बाकी है, जैसे कि यहाँ पे रिजल्ट और ग्रेड कैलकुलेट करना है। तो अब ईप फॉर्मूला हम सीखने वाले हैं। ईप किस तरह से रिजल्ट के लिए काम करता है और ईप फॉर्मूला कैसे काम करता है ओवरऑल एक्सेल में, आज इस टॉपिक में आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए ईप सेक्शन में करते क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम ट्रैक करेंगे कि हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। तीनों सब्जेक्ट में अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में, तीनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर वो 35 से कम है तो वो स्टूडेंट फेल हो जाएगा। ये हमारा क्राइटेरिया क्या है, ध्यान से देखिए। हमारी कंडीशन ऐसी है कि सब्जेक्ट 1 में या सब्जेक्ट 2 में या सब्जेक्ट 3 में कहीं पे भी वो फेल है तो स्टूडेंट फेल है। अगर तीनों सब्जेक्ट में उनको 35 से ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे आपको सब्जेक्ट 1 में दिख रहा है 35 से ज़्यादा है, सब्जेक्ट 2 में भी और 3 में भी है, तो तीनों में भी 35 और 35 से ज़्यादा है तो वो पास है। ये हमारा रिजल्ट के लिए कंडीशन है। अच्छा एक काम कीजिए, मैं छोटा सा ईप पहले समझा देता हूँ। ईप में कौन कौन सी चीज़ें आने वाली वो देखिए। ईप फॉर्मूला तो हमें सीखना है। ईप के अंदर हम एंड कैसे यूज़ करना है, ईप का एंड के साथ कैसे यूज़ होगा, और ईप का और के साथ कैसे यूज़ होगा, और ईप यानी नेक्स्ट ईप कैसे यूज़ होगा, ये भी हम सीखने वाले। ईप के अंदर ईप, मल्टीपल ईप हम बोल सकते हैं उसको। तो ये एक
चारों भी फॉर्मूलेज हम सीखने वाले। सबसे पहले ईप कैसे काम करता है वो देखते हैं। यहाँ पे स्कॉलरशिप की एग्जाम आप दे रहे हो और जहाँ पे आपको मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए 3500 में से, राइट। तो एक ही सब्जेक्ट है स्कॉलरशिप का, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का मैं नाम ले लेता हूँ स्कॉलरशिप, कुछ भी है नाम यहाँ पे ले लो आप, और उसमें आप एग्जाम दे रहे हो 100 मार्क्स का, 35 पासिंग है और आपको मिले 46। कितने मार्क्स मिले आपको? 46। तो ये आपको मार्क्स मिले हुए स्कॉलरशिप के लिए, राइट। अब आपको करना क्या है, मेरा फॉर्मूला क्या रहेगा, मैं यहाँ पे ज़रा कॉलम की साइज़ बढ़ा देता हूँ। मेरा फॉर्मूला इसके लिए रहेगा 46 के लिए। तो ये पास है कि नहीं है ये स्टूडेंट जो भी 46 मिला है, यहाँ पे लिख के आना चाहिए आगे के सेल में। तो मैं डायरेक्टली पास टाइप कर सकता हूँ, लेकिन ईप फॉर्मूला में कैसे होगा देखिए। ईप लेने के बाद ईप एक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं आपको पढ़ के भी दिखाता हूँ। चेक्स वेदर अ कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न्स वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ फॉल्स। तो ईप यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है। अगर आपकी कंडीशन मिलती है तो पहला आंसर जो होगा कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रू रहेगा, और नहीं तो दूसरा आंसर फॉल्स। अगर कंडीशन नहीं मिल रही तो वो आंसर हम दूसरा देंगे। तो ईप आपको 2 आंसर अलाउ करता है। चलिए ईप और टैब बटन प्रेस कीजिए। यहाँ पे देखिए पहले पूछ रहा है वो कंडीशन यानी लॉजिक टेस्ट, आप टेस्ट दीजिए। फिर उसके बाद वो टेस्ट में मतलब जो भी लॉजिक टेस्ट आपने दिए वो ट्रू है तो पहला आंसर दिखाइए, नहीं तो दूसरा आंसर। तो करना क्या है देखिए, मेरा टेस्ट क्या है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ किसको, I2 को, I12 को, सॉरी I12 में है 46। इफ I12 सेल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35, मतलब 35 और उससे ज़्यादा है तो I12 सेल में 35 और उससे ज़्यादा है तो ये हमारी कंडीशन है। कंडीशन देते समय आप ये ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू वगैरह। अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, कोमा, पहला आंसर ये रहेगा पास। देखो डबल इन्वर्टेड कोमा में आपको लिखना है, ईप के अंदर जो भी टेक्स्ट आप लिखते हो वो डबल इन्वर्टेड कोमा में आ जाएगा। कोमा देके अगर आप कोमा देते हो ना तो नीचे देखो क्या हो रहा है, वैल्यू फॉल्स बोल्ड हो रहा है। ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहला मैंने लॉजिक टेस्ट दिया, कोमा किया, कोमा करने के बाद आप जैसे कोमा करोगे नीचे बोल्ड में दिख रहा है आपको वैल्यू ऑफ ट्रू। अभी वैल्यू ऑफ ट्रू वाला डालो आप। आपकी कंडीशन आपने डाल दी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है, 35 से ज़्यादा मार्क्स है तो क्या लिख के आना चाहिए, वैल्यू ऑफ ट्रू का मतलब होता है कोमा। अगर 35 से कम है तो क्या लिखना चाहिए आपको, वैल्यू ऑफ फॉल्स। अगर 35 से कम नहीं है, वो एक्सप्रेशन गलत है आपने जो दिया हुआ, 35 से कम है सॉरी, तो आपको मिलेगा पे फेल स्टूडेंट, आपको यहाँ पे लिख के आना चाहिए फेल। तो आपको डबल इन्वर्टेड कोमा में ये लिखना है, डबल इन्वर्टेड कोमा नहीं बोलना है दोस्तों, डबल इन्वर्टेड कोमा, राइट। तो यहाँ पे मैंने दे दिया और यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करना है। यहाँ पे भूलना नहीं है कि मैंने टाइप कैसे किया, ज़रा ध्यान से देखेंगे अभी क्या हो रहा है, ये पास हो रहा है। और यहाँ पे 34 करके देखिए फेल। ऑफकोर्स 35 के लिए पास होगा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू रखा है मैंने 35 को इंक्लूड करके। 35 है फिर भी पास है, 35 से ज़्यादा है फिर भी पास है, 35 से कम जाते हैं 31, 32 कुछ भी डालो फेल आ जाएगा। तो इफ कंडीशन यहाँ पे आपको काम कैसे कर रहा है समझ में आया होगा, एक सेल के अंदर, एक ही सेल के लिए मैंने दिया। तो इफ इस तरह से देते हैं दोस्तों, इफ कंडीशन आपको 2 आंसर अलाउ करता है। अगर आपकी कंडीशन सही है यहाँ पे दी हुई तो पहला आंसर रिटर्न करेगा, नहीं तो अगर कंडीशन नहीं मिल रही है, 35 से कम है यहाँ पे और 35 से ज़्यादा अगर है तो पास, ज़्यादा नहीं है तो फेल, राइट। कंडीशन नहीं मिल रही है तो फेल, वैल्यू फॉल्स। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कैसे हम ईफ फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको समझा होगा ये। अब ईफ फार्मूला यहाँ पे तो एक सब्जेक्ट नहीं, मेरे पास 3 सब्जेक्ट है, तो ऐसे अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है तो आपको एंड या फिर और यूज़ करना है। मैंने यहाँ पे और नहीं लिखा है, ऑफ लिखा, आपने देखा भी नहीं। ओके, मुझे बताना ना, कम से कम यहाँ पे और लिखना था मुझे, तो यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ और, राइट। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा अगर सब्जेक्ट है तो इफ एंड और इफ और इन दोनों में से एक यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं आपको इफ एंड की मदद से कैसे निकालना है ये रिजल्ट मैं दिखाता हूँ। इज इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट। अब एंड क्यों यूज़ करना है, क्योंकि इफ आपको अलाउ करता है एक ही लॉजिक टेस्ट देने के लिए और एक ही यहाँ पे क्राइटेरिया दे सकते हैं। लेकिन अगर आप एंड यूज़ करते हो फॉर्मूला में तो आप लॉजिक 1, लॉजिक 2, लॉजिक 3, 4 ऐसे बहुत सारी लॉजिक दे सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे करेंगे क्या, सब्जेक्ट 1 की सेल यानी कि यहाँ पे आएगी C3 दिखाई दे रहा है आपको, ये C3 सेल हमारी रहेगी और C3 यहाँ पे आ चुका है सब्जेक्ट 1 की, क्योंकि उसे रिस्पेक्टिव में जो लेफ्ट साइड में सेल है वही हमने लिए है। दिखाई दे रहा है आपको C3 यहाँ पे आ चुका है। इफ C3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35, ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों, क्योंकि हमें कंडीशन देना है एंड की तरह। मैं आपको समझाता हूँ एंड यूज़ करने के बाद आपको ग्रेटर देन इक्वल टू ही क्यों लेना है, क्योंकि हम चेक करेंगे कि तीनों सब्जेक्ट में पास है तो ही पास देंगे, राइट। तो पहली कंडीशन दी हमने C3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35, कॉमा अगेन यहाँ पे सब्जेक्ट 2 कौन सा है, D3 है, D3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35।
आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से, या फिर कॉमा देने के बाद आप इस सेल को क्लिक भी कर सकते हैं। क्लिक कीजिए इस सेल के ऊपर, देखिए मैंने कॉमा दिया, इस सेल के ऊपर क्लिक किया, वो ऑटोमेटिकली आ चुका है। उसी के रिस्पेक्ट में जिस रो में आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हो उसी के लेफ्ट साइड का जो सब्जेक्ट का सेल है उसे लेना है, और इसमें भी ग्रेटर देन इक्वल टू 35 और ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट एंड वाला क्लोज कर रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पे कलर दिख रहा है आपको एंड ब्रैकेट का, और वही क्लोज कर रहा हूँ मैं। ज़रा इस कंडीशन को समझिए, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट की कंडीशन मैंने ली है, तीनों सब्जेक्ट में हमें मिलने चाहिए 35 से ज़्यादा मार्क्स। एंड दिया है ना, तो ये कोमा जो है बीच का वो रिप्रेजेंट कर रहा है एंड, यानी कि C3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35, कॉमा यानी कि एंड D3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35 मतलब सब्जेक्ट 2, और A3 मतलब सब्जेक्ट 3 इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 35। तीनों में भी 35 से ज़्यादा रहेंगे या रहने चाहिए। रहेंगे तो क्या होगा, कॉमा। अब कॉमा करेंगे जैसे हम इस ब्रैकेट के बाद, तो वैल्यू ट्रू, तो क्या होगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई, तीनों में भी 35 से ज़्यादा है तो पास होगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में, नहीं तो क्या होगा, फेल होगा। मैंने यहाँ पे एंटर वगैरह नहीं प्रेस किया, टाइप के आगे वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, आपको एंटर यहाँ पे प्रेस नहीं करना है, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं फार्मूला में आपको कोई एंटर वगैरह ऐड करने की, बस टाइप करते जाइए, फार्मूला ऑटोमेटिक अपने आप नीचे आता है आगे अगर नहीं जा रहा है तो लॉजिक टेस्ट क्या है, देखिए तीनों सब्जेक्ट में ग्रेटर देन 35 है तो पास, नहीं तो फेल। एंड का कंडीशन यही काम कर रहा है, एंटर कीजिए, यहाँ पे रिजल्ट आपको मिल रहा है। आर यू गेटिंग? लुक एट हियर, पास दोनों भी है क्योंकि तीनों सब्जेक्ट में 35 से ज़्यादा है, यहाँ पे तो ऑफकोर्स 100 ही है, और यहाँ पे देखेंगे तो 35 से कम है किसी ना किसी सब्जेक्ट में, ये तो तीनों सब्जेक्ट में फेल है, लगभग एक सब्जेक्ट में पास है यहाँ पे 35, और यहाँ पे देखिए ये पास होता है कि नहीं होता है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। हो गया पास, राइट। तो तीनों में आपको 35 या 35 से ज़्यादा मार्क्स है तो ही पास होगा, नहीं तो फेल बताएगा। ये हमारा एंड का कहना था। एंड उस तरह से काम करता है जैसे यहाँ पे सारी चीज़ें कंपलसरी होती है एंड के अंदर दी हुई, तो कंपल्शन का काम करता है। जैसे एग्जांपल लो ना, आप अगर कोई ड्राइविंग लाइसेंस निकालने जाते हो और वहाँ पे आपको बोला कि आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों भी चाहिए, मतलब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, तो दोनों भी चाहिए, दोनों कंडीशन है तो ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस निकलेगा। यानी कि जहाँ पे दोनों चीज़ें कंपलसरी है या जितनी भी चीज़ें दी हुई कंपलसरी है वो होता है एंड। तो वो क्या बोलेंगे आपको, आपका ड्राइविंग लाइसेंस निकालना है आपको, तो आधार कार्ड और पैन कार्ड और बोलेंगे, क्या बोलेंगे, और आधार कार्ड और पैन कार्ड यानी एंड, राइट। तो वैसे ही अगर आपको और के साथ रिजल्ट निकालना है, और मतलब क्या होता है, ऑप्शनल, राइट। तो और के साथ निकालना है तो कंडीशन क्या रहेगी, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करना है, जो कि मैंने आपको बताया कॉलम कैसे इंसर्ट करना है ऑलरेडी। राइट क्लिक करके इंसर्ट, यहाँ पे रिजल्ट 2 नाम देते हैं हम इसका। तो यहाँ पे इफ और ओपन ब्रैकेट के बाद मैं और लिखूंगा, और से भी आंसर सही आएगा दोस्तों, जी हाँ सही आएगा। लेकिन आप बोलोगे कैसे, कंडीशन में हम चेंज करने वाले हैं। सब्जेक्ट 1 की कंडीशन में हम लेंगे लेस देन 35। अब ऐसा क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। चलिए यहाँ पे पहले फॉर्मूला टाइप करते थे। सब्जेक्ट 1 के बाद सब्जेक्ट 2 यानी D3, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी चलेगा लेस देन 35, एंड कॉमा E3 लेस देन 35। इससे होगा क्या, तीनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट में 35 से कम है, तो मैंने और लिखा है ना दोस्तों। और का मतलब यहाँ पे होता है कोई भी एक सब्जेक्ट में 35 से कम है तो सब्जेक्ट 1 में चेक करेगा 35 से कम है तो डायरेक्टली वो रिजल्ट शो करेगा, या सब्जेक्ट 2 में चेक करेगा 35 से कम मिला तो डायरेक्ट रिजल्ट शो करेगा, और सब्जेक्ट 3 में भी चेक करेगा। तीनों में से किसी, तीनों में भी 35 से कम नहीं रहने चाहिए, ऐसा नहीं कि तीनों में भी, तीनों में से किसी भी एक में, क्योंकि और लिखा है हमने एंड नहीं लिखा है, तो तीनों में से किसी भी एक में अगर 35 से कम है तो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में फेल, और फिर कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में पास। यहाँ पे एक भी कॉमा नहीं मिस करना है, नहीं तो फॉर्मूला कॉमा में चला जाएगा, हमेशा की तरह। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि कॉमा भूलना नहीं है दोस्तों। फेल और पास कैसे निकाला ये रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आंसर क्या आता है इसका। एंटर कीजिए एंड हैव अ लुक दिस, क्या हो रहा है देखिए, पास है। और मैं इस फॉर्मूला को यहाँ पे ड्रैग करूँगा, नाउ यू कैन सी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे आ रहा था एंड के साथ आंसर, वैसे ही यहाँ पे आ रहा है। गॉट इट, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है दोस्तों, इसे निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप इस फॉर्मूला को ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, रट्टा मत मारिएगा, रट्टा मारने से कुछ मतलब नहीं होता है। एंड क्या काम करता है, और वैसे काम करता है जैसे आप एक वोटिंग कार्ड निकालने गए और वहाँ पे बोला कि यार आपके पास आधार कार्ड है, वो बोला, आपने बोला नहीं। आपके पास पैन कार्ड है, तो चलो लाओ पैन कार्ड से बना देते हैं, आपने बोला है तो पैन कार्ड से भी बनेगा या आधार कार्ड, दोनों में से एक है
मतलब सभी चीज़ें कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड दिखाओ, पैन कार्ड नहीं तो राशन कार्ड दिखाओ, ऐसे आपको बोला गया है। तो यहाँ पे ऑप्शनल चीज़ें आती है। तो यहाँ पे वही मैंने किया कि C3 में जाकर वो चेक करेगा 35 से कम है क्या है, तो डायरेक्ट फेल बताएगा, आगे की कंडीशन उसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये और है दोस्तों। और D3 में चेक करेगा 35 से कम है क्या है, तो डायरेक्टली फेल बताएगा, नहीं तो फिर E3 में चेक करेगा, E3 में 35 से कम है तो फेल बताएगा। तीनों में भी नहीं है तो डायरेक्टली क्या बताएगा, वो पास बताने वाला है, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, राइट। तो इस तरह से ईफ एंड और ईफ और ईफ काम करता है। बस अभी ईफ में एक और चीज़ सीखना है जिससे हम ग्रेड निकालने वाले हैं, यानी कि नेक्स्ट ईफ। अब नेक्स्ट ईफ कैसे होगा, ईफ विद इन ईफ, ईफ के अंदर ईफ, हम ईफ के अंदर ईफ, हम ईफ के अंदर ईफ, बहुत सारे ईफ लेने वाले हैं। वैसे हम कितने ईफ लिख सकते हैं, वैसे 100 ईफ भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक्सेल 2019 के अंदर नया फॉर्मूला आया है। ईफ को बार बार लिखने से अच्छा आप एक ही बार लिखिए, उसका नाम है ईफ्स, और उसके लिए वीडियोस मैंने बनाए थे एक्सेल 2019 में, कौन से नए फॉर्मूलाज है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर वीडियो देख लेना दोस्तों। फिलहाल तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे इज इक्वल टू करना है और आपको ईफ टाइप करना है। ईफ टाइप करने के बाद सबसे पहला कंडीशन, हम कोई भी एक रिजल्ट लीजिए, ये रिजल्ट ले लेते, इफ रिजल्ट इज इक्वल टू फेल, अगर रिजल्ट में फेल है तो ग्रेड में भी फेल आएगा, ग्रेड में पास नहीं आएगा। इफ रिजल्ट इज इक्वल टू फेल देन रिजल्ट अगर फेल है तो ग्रेड भी फेल है, ये समझ लेना। पहली कंडीशन हमने दे दी कि रिजल्ट फेल है तो ग्रेड फेल है। अगर रिजल्ट फेल नहीं है तो पास ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक फेल नहीं है तो कॉमा कीजिए, यानी कि यहाँ पे आपके पास ईफ में दो आंसर रहते हैं, फेल है तो फेल, फेल नहीं है तो क्या आंसर आएगा, फेल नहीं है तो ईफ ओपन ब्रैकेट, ईफ ओपन ब्रैकेट के अंदर लॉजिक टेस्ट देंगे हम इस ग्रेड के लिए। यानी कि ग्रेड कैसे रहता है हमारा, मैं आपको बताता हूँ। इस सेल के अंदर K3 के अंदर 75 से ज़्यादा है तो यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन साइन ले लिखा, ग्रेटर देन इक्वल टू 75। अगर 75 से ज़्यादा है तो A+ ग्रेड हम देंगे, यहाँ पे A+। मैंने कौन सा ग्रेड लिखा है, देखिए A+, और ये इन्वर्टेड कोमा में रहेगा इस तरह से। ध्यान से देखिए यहाँ पे कर क्या रहा हूँ मैं, अगर फेल है तो फेल होगा, नहीं तो फेल नहीं है तो K3 में चेक करेंगे कितने मार्क्स है। K3 में चेक करना है यहाँ पे 75 और उससे ज़्यादा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 75, देन A+ ग्रेड आने वाला है। अब यहाँ पे एक बात याद रखिए कि मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर ग्रेड लिया है, यानी कि सबसे हाईएस्ट ग्रेड पहले लिया है, और यही करना है आपको ईफ ग्रेड के फॉर्मूला में। तो ग्रेड के फॉर्मूला में क्या करना है, पहले 75 चेक कीजिए, अगर 75 से ज़्यादा नहीं है तो अब कोमा दीजिए, कोमा देने के बाद दोबारा ईफ आएगा, ईफ ओपन ब्रैकेट, और हम K3 की दोबारा सेलेक्ट करेंगे, K3 ग्रेटर देन इक्वल टू, इस बार हम 60 चेक करेंगे, 60 है तो कौन सा ग्रेड देंगे, देखिए ध्यान से 60 है तो यहाँ पे हम A ग्रेड देंगे, लेकिन हमने एक ही आंसर दिया है, वैल्यू इफ ट्रू वाला। वैल्यू इफ फॉल्स वाला आंसर हम यहाँ पे देंगे, दूसरा ईफ लेंगे, वैल्यू इफ फॉल्स की जगह हम दूसरा ईफ लेंगे, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए फिर से लॉजिक टेस्ट K3, मतलब एक ईफ के अंदर दूसरा ईफ कैसे मैं कर रहा हूँ, देखिए K3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, अगर 50 या 45 लेते हैं, 45 से ज़्यादा है तो C ग्रेड। तो पहला आंसर हमने जैसे लिखा C ग्रेड, इसका यहाँ पे दिख रहा है वैल्यू इफ ट्रू, पहला आंसर इस ईफ का लॉजिक टेस्ट ये है, और कॉमा, और जैसे दूसरा आंसर लिखना है और एक ईफ ऐड करेंगे हम, ईफ ओपन ब्रैकेट K3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है तो कौन सा ग्रेड, यहाँ पे गलती कर दी मैंने, यहाँ पे होना चाहिए C ग्रेड और वहाँ पे होना चाहिए B ग्रेड, ये हमारी थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ पे मिस्टेक हम यहाँ पे सुधार लेते हैं। चलिए, देर आए दुरुस्त है, राइट। तो यहाँ पे A+, A, B और C ग्रेड मैंने लिखा। आप लगा यार इतना बड़ा फॉर्मूला, आप ऐसा सोचो मत बिल्कुल। ये फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये फॉर्मूला रिपीट है, ये फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, यही कॉपी करके यहाँ पे फिर से रखा गया है, बस दिखाई दे रहा है। बस आपको चेंज करना है ग्रेड यहाँ पे, और ग्रेड और मार्क चेंज करने, कंडीशन चेंज करना है। बाकी यहाँ पे ब्रैकेट कितने क्लोज होंगे ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंटर कीजिए, एक्सेल ऑटोमेटिक ब्रैकेट क्लोज कर रहा है, यहाँ पे इस बॉक्स में दिख रहा है एक्सेल ऑटोमेटिकली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर रहा है। यस, तो यहाँ पे ब्रैकेट को यस करेंगे और आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू दैट परसेंटेज के हिसाब से, जो फेल है फेल के लिए फेल, और जो परसेंटेज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से उसको मार्क्स आए हैं कि नहीं आए हैं। इसे हम नेक्स्ट टिप बोलते हैं दोस्तों। इसकी ज़रा प्रैक्टिस आपको करनी ज़रूरी है, और जितनी रिपीट आप इसके प्रैक्टिस करोगे उतना ईप आप डीपली समझते जाओगे कि ईप के अंदर लॉजिक टेस्ट होता क्या है, पहला आंसर क्या होता है, दूसरा आंसर क्या होता है, नेक्स्ट टिप लिया कैसे गया है, यहाँ पे क्यों लिया गया है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो ज़रूर ईप का एक बार प्रैक्टिस कीजिए, हमारा ग्रेड तक हमारा
हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ आज का ये वीडियो करते हैं खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। अगर ये चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं और ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।